इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये क्या है बेटा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखो, जो चीज़ें हम बाहर से अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं तो उसके पेमेंट के लिए हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में करते हैं, जिससे कि हमारे कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स डिक्रीज हो। तो गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग की कि भाई जो चीज़ें आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को हमें अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करना है, ताकि फ्यूचर में हम उन आइटम्स, उन प्रोडक्ट्स के लिए अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो कोशिश करना कि भाई जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, ताकि फ्यूचर में हम उसका इंपोर्ट बंद करें। और जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व की बचत होगी उस फॉरेन रिजर्व की सरप्लस को हम यूज़ करेंगे मशीन्स खरीदने में और टेक्नोलॉजी करेंगे। उसके हेल्प से प्रोडक्ट को हम अपने कंट्री में बनाएंगे। ये इनवर्ड लुक कहलाता है बेटा। जैसे आज गवर्नमेंट ने कहा, लॉकडाउन के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल का मतलब है कि हमें अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की हुई चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना, जिससे हमारे कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ेगी, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट का बर्डन हमें अपना कम करना। इसी को बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट बनाना, उस चीज़ को अपनी कंट्री के अंदर बनाना, यही कहना। अब इसके 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच हैज़ बीन इंपोर्टिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हम अनदर कंट्रीज से मंगा रहे हैं हमें उनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपने यहाँ बना। तो हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट भी किया था मेक इन इंडिया, कि भाई हम मल्टीनेशनल कंपनी से कह रहे हैं कि हम आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आप हमारी कंट्री में आओ, यहाँ बनाओ, तो उससे हमें फॉरेन रिजर्व की बचत हो। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर इंपोर्ट मशीन एंड टेक्नोलॉजी। कि जो छोटी छोटी चीज़ों का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे अपने कंट्री में बनाएं, उसका इंपोर्ट बंद कर दें, उससे जो हमें फॉरेन रिजर्व की बचत होगी उसका यूज़ हम मशीन इंपोर्ट करें, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, उसमें यूज़ होगा। थर्ड आता है, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। कि गवर्नमेंट को अपने यहाँ बनाकर अपनी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना है। अगर हम उन पर डिपेंड हो गए तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ आगे नहीं बढ़ेंगी, और जब कंपटीशन होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट से कंपटीशन उस केस में नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हमें अपने कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाना, ताकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी मजबूत, ताकि हम बाहर से चीज़ें कम से कम बनाएं। अब बेटा जो हमने पढ़ा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को इंपोर्ट ना करके अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर। अब गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया, प्लानिंग की गवर्नमेंट, और प्लानिंग करने के बाद में एनालिसिस किया, और एनालिसिस में देखा कि भाई इसके गुड इम्पैक्ट क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे गुड इम्पैक्ट, कि ये जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की इसके हमें क्या बेनिफिट्स मिले। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, हाई रेट ऑफ
इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। 1947 में कंट्री इंडिपेंडेंट हुई और 1950s के आसपास कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी और 1990 तक हमारी इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कि 1951 में 12% ग्रोथ रेट था, जो कि 91 में आगे हो गया 25%। तो हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने से उन चीज़ों को अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करने से छोटे लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी बढ़ी, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। फिर इसमें एक वर्ड है विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा कि जब कोई बिजनेस या इंडस्ट्रीज चलती है तो इंडस्ट्रीज को एक सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है, पर अगर इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तो इंडस्ट्रीज और तेज़ी से ग्रोथ करेगी। अब वो सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पहले कम था, उस स्ट्रक्चर में एक इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आते हमारे बैंक्स होने चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर रोड्स हो, ट्रांसपोर्ट हो। ये चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेस को और आगे स्मूथली रन करती, ग्रोथ में हेल्प करती। तो ये स्ट्रक्चर भी चेंज, बैंकिंग सिस्टम बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, ताकि अगर बिजनेस को लॉस हो तो वो उस लॉस को बियर कर। ये पॉइंट है। दूसरा इसका फ़ायदा हुआ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 1947 में जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ जैसे जूट की थी, शुगर की थी, छोटा मोटा पावर जनरेशन का था, लेकिन ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं, ऑटोमोबाइल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस समय नहीं थी। तो 1951 से हमने जो इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के अंदर नहीं थी, उन इंडस्ट्रीज को भी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश। तो इससे बेनिफिट ये मिला बेटा इस पॉलिसी से कि जो प्रोडक्ट पहले हमारे यहाँ नहीं बनता था, जिसकी हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, हमने उसकी इंडस्ट्री लाई। तो उन डिफरेंट सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को लगाना स्टार्ट किया जहाँ पहले नहीं। ये डाइवर्सिफिकेशन। इसमें 2 पॉइंट बताऊंगा। सनराइज इंडस्ट्री 51 से सनराइज इंडस्ट्रीज को कहते हैं बेटा वो इंडस्ट्रीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करती है। तो 51 के समय हमारे यहाँ सनराइज इंडस्ट्रीज ना के बराबर, लेकिन उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंडस्ट्रीज को बढ़ाया। ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, वो भी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में कि भाई हम लोग बाहर से ऑटोमोबाइल कार्स मंगाते थे, जो रिच लोग थे, यहाँ पर भी हमने उनको एस्टेब्लिश। फिर आता अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जब छोटे हर चीज़ हम अपनी कंट्री में बनाने की कोशिश करने लगे छोटे स्केल पर, तो ऐसे लोग जिनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी है लेकिन जिनके पास कैपिटल कम है, तो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि अगर कम कैपिटल है तो वो छोटी कैपिटल से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली टू इन्वेस्ट द मनी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बेटा इस पॉलिसी से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ग्रोथ मिली, बहुत अपलिफ्टमेंट मिली। तो ये इसके 3 गुड इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के बैड इफेक्ट्स। तो कोई भी चीज़ हो, अगर उसके गुड इम्पैक्ट होते हैं तो कुछ उसके बैड या नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं।
तो इस पॉलिसी को हमने यूज़ किया, इसके ऊपर काम किया, तो कुछ अच्छे इफेक्ट आए, कुछ बैड इफेक्ट। जैसे फर्स्ट बैड इफेक्ट है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली। इनएफिशिएंट जो काबिल नहीं है, तो ऐसे चीज़ की ग्रोथ करना जो इनएफिशिएंट है, ऐसा हुआ। पब्लिक मोनोपोलीज का ज़्यादातर कहाँ हुआ? पब्लिक मोनोपोली कि गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया काम, और 1950 से 1980 तक जो भी प्रोडक्शन होना है उसका 80% गवर्नमेंट ने खुद अपनी कंपनीज को सेटअप किया। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज में खुद पैसा लगाया, प्राइवेट सेक्टर को पीछे रखा, गवर्नमेंट प्राइमरी बन के चली। तो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी वो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल की गवर्नमेंट की थी, और मोनोपोलिस का मतलब है उन गवर्नमेंट की कंपनीज का एक अधिकार था, उनके साथ किसी का कोई कंपटीशन नहीं। तो जैसी चीज़ वो बनाते थे लोगों को वैसी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक। तो पब्लिक के पास चॉइस नहीं थी और ये इनएफिशिएंट थे, और गवर्नमेंट इनको और आगे बढ़ा रही है। जैसे एक एग्जांपल है टेली कम्युनिकेशन के 80s से 90s से पहले अगर आपको एक टेलीफोन चाहिए, पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, तो लैंडलाइन के लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे, आप अमाउंट डिपॉजिट कर दोगे तो 2-2, 4-4, 6-6 महीने होते थे, लेकिन टेलीफोन का नंबर नहीं आता, क्योंकि मोनोपोली थी किसकी? टेली कम्युनिकेशन की, गवर्नमेंट की कंपनी। तो ये इनएफिशिएंट मोनोपोलीज बढ़ी, जिससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान। सेकंड, लैक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन नहीं था मार्केट में, मल्टीनेशनल कंपनीज को परमिशन नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर्स को बड़ी इंडस्ट्रीज की परमिशन नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, और जो प्रोड्यूस कर रहा था उसके सामने कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं था, वो अकेला ही मार्केट में प्रोड्यूसर था। और जब वो अकेला ही मार्केट में प्रोड्यूसर था तो कभी भी उसने मॉडर्नाइजेशन के बारे में नहीं सोचा कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हम भी अपने प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडर्नाइज बनाएं और नए फीचर्स इसके अंदर ऐड करें। इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं। हम अकेले बेचने वाले हैं, जैसा बेचेगा वैसा खरीदेगा। लेकिन अगर 4 बेचने वाले होते तो हम अपनी क्वालिटी को थोड़ा मेंटेन करते, क्योंकि कस्टमर पर ऑप्शन होते। ये नुकसान हुआ, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाई हमारी इंडस्ट्री। थर्ड नुकसान था डिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें बेटा हमें ये लिखना है कि 1950 से 1980 तक पता नहीं गवर्नमेंट को क्या हुआ कि अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है, तो गवर्नमेंट खुद खोलती थी, प्राइवेट को नहीं थी। तो इन डिस्क्रिमिनेट स्प्रेड, जहाँ जिन चीज़ों में गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं थी, गवर्नमेंट ने उन चीज़ों का प्रोडक्शन भी अपने हाथ में ले लिया। जैसे ब्रेड, क्या ब्रेड बनाने के लिए गवर्नमेंट को कंपनी लगाने की ज़रूरत थी? नहीं, लेकिन मॉडर्न ब्रेड की कंपनी गवर्नमेंट ने लगाई। शूज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनी खोली। ऐसी छोटी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर को दे सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद की। इसीलिए कहता इनडिस्क्रिमिनेटर स्प्रेड, जो स्प्रेड किया वो इनडिस्क्रिमिनेट था, डिस्क्रिमिनेट नहीं था। प्राइवेट को छोड़ा गया था, और जो भी बनाएंगी गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी प्रोडक्शन करेगा गवर्नमेंट करेगा। तो इससे बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ बेटा कि इससे प्राइवेट सेक्टर जो है वो पीछे छूट गया।